हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमें स्टार्ट करना है क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। अब मैंने इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट क्यों कहा है, क्योंकि इस टॉपिक का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन तो नहीं आता एग्जाम में, लेकिन इस टॉपिक का आगे की पूरी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, अब वो किस तरह से यूज होगा, क्या चीजें होंगी, वो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और आगे के आने वाले चैप्टर्स को जब हम पढ़ेंगे तो आपको अपने आप से समझ में आता जाएगा। जब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखो ये मैंने पढ़ाया था वेक्टर में, देखो ये मैंने पढ़ाया था वेक्टर में, ऐसे करके जब मैं बताऊंगा तो तुम्हें भी लगेगा कि हाँ सर ने सही बोला था। तो आज हमें स्टार्ट करना है वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो चलते हैं बोर्ड पे, पहले हेडिंग लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट देखो, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है। फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिक्स में यूज होती है उसको हम बोल देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, सीधी सी बात है। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कितने टाइप की होती हैं, जो हमें पढ़ना है वो हमारे सिलेबस में फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की हैं। कौन कौन सी दो टाइप की हैं, एक तो होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसको दो तरह से बांट सकते हैं अपन, दो कैटेगरीज में। पहला होता है स्केलर क्वांटिटीज, पहला है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। तो इस तरह से जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको दो कैटेगरी में बांट दिया है। पहला हो गया हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा हो गया हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे अगर लिखा हो कहीं पे 5 न्यूटन, तो यहाँ पे जो 5 है वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड है। 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है। और जो न्यूटन लिखा हुआ है वो क्या होता है, यूनिट होता है। और यूनिट से ही हमें पता चलता है कि ये पूरी चीज जो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। भाई न्यूटन लिखा है तो न्यूटन से हमें यही तो पता चलता है कि ये 5 न्यूटन जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही है स्केलर क्वांटिटीज में, क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड की बात होगी, डायरेक्शन वगैरह की कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। तो यहाँ जो स्केलर क्वांटिटीज हैं यहाँ पे केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास। और जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होगा, देखो भाई मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, बिना मैग्नीट्यूड के तो कोई बात होगी नहीं। तो मैग्नीट्यूड होगा, एक क्या होगा इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्शन होगी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, वेक्टर लॉ। जो एडिशन लॉ होते हैं, वेक्टर के जो प्रिंसिपल हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, उसको भी ये फॉलो करता है। तो क्या कर सकते हैं, ओबेस लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब सर ये तो नई चीज आ गई कि वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है, ये आपने कुछ नया बता दिया है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अभी तक तो सर हमने ये पढ़ा नहीं था, हमने तो सिर्फ इतना पढ़ा था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। लेकिन ये आपने क्या बता दिया सर, देखो यार जब तुम्हारी क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा तो चीज़ों में भी थोड़ा सा चेंजमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके पास डायरेक्शन भी होगी, और वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं वो हमेशा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करती हैं। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है वो आपको आगे आगे धीमे धीमे पता चलता जाएगा कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। ठीक है, ओके। अब जैसे स्केलर क्वांटिटीज की बात की थी, तो स्केलर क्वांटिटीज का मतलब क्या हो जाएगा, कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगी सर। तो जैसे मान के चलते हैं स्पीड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपसे कहा गया कोई पार्टिकल है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा, क्या आपको बताया गया डायरेक्शन क्या है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा, कुछ नहीं बताया गया। तो जो 5 मीटर पर सेकंड है बिना डायरेक्शन के वो क्या कहलाएगा, आपकी स्पीड कहलाएगी। और जो 5 मीटर पर सेकंड है वो स्पीड तो कहलाएगी, लेकिन स्पीड क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, स्केलर। क्यों हो जाएगी स्केलर, क्योंकि इसके पास कोई भी डायरेक्शन का काम ही नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि पार्टिकल जो है
वो 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब डायरेक्शन की बात हो जाएगी तो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। जब डायरेक्शन की बात होगी तो वेक्टर क्वांटिटीज, जब डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही तो स्केलर क्वांटिटी। इतना सा लॉजिक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। इसी तरह से देख लो, अगर एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, कोई पार्टिकल चला 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, कोई पार्टिकल चला 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसके पास है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, और डायरेक्शन है तो फिर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अगर हम बात करते हैं यहाँ कि कोई पार्टिकल सिर्फ 5 मीटर चला, किस डायरेक्शन में चला, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, कुछ नहीं पता, तो इसको हम बोल देते हैं डिस्टेंस। तो फिर डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। सिर्फ इतना सा लॉजिक था, आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप बढ़ते हैं इसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम क्या है, वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर क्वांटिटीज हम लोगों ने पढ़ लिया है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और क्या हो, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी वो फॉलो करे, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब हमारे जो चैप्टर का नाम है वेक्टर एनालिसिस, तो इसका मतलब है कि इस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। मेनली हमारा टॉपिक यही है कि वेक्टर के बारे में हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो अब वेक्टर के हम आगे क्या पढ़ सकते हैं, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। तो देखो आप वेक्टर क्वांटिटी को या वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए अब हमें हेडिंग जो है हमारे पास वो कौन सी हेडिंग है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरह से करते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई एक क्वांटिटी है ए, कोई एक ए क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर आपसे बोला जाए कि क्वांटिटी ए जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो इसके ऊपर लगा देते हैं इस तरह से एक एरो, तो एरो से पता चल जाता है कि वो क्वांटिटी कैसी है, कंप्लीटली वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स की बात करो तो उसमें एरो तो खैर नहीं लगाते ऊपर, लेकिन उसमें करते क्या है, जो ए लिखा होता है उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो डार्कनेस से पता चलता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी ये क्वांटिटी भी वेक्टर है और इस पे तो एरो लगा हुआ है, तो वो तो वेक्टर होएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जब एरो लगा हो या फिजिकल क्वांटिटी बोल्ड लेटर्स में लिखा हो, डार्क कलर से लिखा हो, तो आप समझ जाना कि वो क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कि कोई एक वेक्टर मैंने इस तरह से बनाया, तो जो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेल। और जो इसका लास्ट वाला पॉइंट होता है जहां पे ये एरो टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब एरो दिखाई दे रहा है तो ये एरो ही हुआ, या फिर इसको हम बोल देते हैं, पूरा नाम अगर लिखना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, एरो हेड बोल सकते हैं। तो टेल से लेके एरो हेड तक की जो डिस्टेंस होती है बीच में, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी टेल से लेके जो हेड तक की डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होता है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको ये बताया है कि कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर जब एरो लगा होता है तो उसको हम बोल देते हैं वेक्टर, या फिर अगर वो डार्क कलर से लिखा है, बोल्ड लेटर्स में लिखा है, तो आप समझ जाना कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है उसका अगर हमें वो वेक्टर क्वांटिटी है अगर मान के चलें, अगर उसका हमें मैग्नीट्यूड शो करना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या लिख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो या तो आप सिर्फ इसको ए लिख दो नॉर्मल लेटर्स में, या फिर आप इसको ऐसे पैक कर दो, इसको हम बोलते हैं मोड। तो ये दोनों तरीके से हम किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड को आपको शो करना है तो आप क्या करेंगे, उसको या तो सिर्फ नॉर्मल लेटर्स में लिखेंगे या फिर उसके दोनों तरफ ऐसे लाइन खींच देंगे। इस लाइन का मतलब होता है मोड, मैग्नीट्यूड निकालना, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। तो इस तरह से हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, ठीक है ना, ओके। तो अब हम बात करते हैं इसमें आगे
कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं सर वो कितने टाइप की होती है, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं, क्या क्या वेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं, अब हमें उस बारे में बात करना है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। तो सबसे पहले हेडिंग है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर हैं वो कितने टाइप के होते हैं। वेक्टर तो कई सारे टाइप के हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ वेक्टर्स बताऊंगा। पहला वेक्टर है, जैसे हम मान के चले इक्वल वेक्टर। पहला वेक्टर है इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, देखो जैसे अगर हमने मान लिया कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर हमारे पास बी। तो अगर वेक्टर ए इस तरह से बना हुआ है और वेक्टर बी इस तरह से बना हुआ है तो इसको हम बोल देते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हुआ सर, आपने कहा इस तरह से इस तरह से, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है, देखो डिटेल में बता रहा हूं, अच्छे से सुनो। जो वेक्टर क्वांटिटी है इसमें दो चीजें मान के चलो आप, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड बदला तो क्वांटिटी बदल गई, अगर डायरेक्शन बदला तो क्वांटिटी बदल गई, अगर दोनों बदला तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वांटिटी बदल गई। वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इक्वल वेक्टर्स की बात अगर की जाए तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, देखो आप इन दोनों वेक्टर्स को जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड देख लो, डायरेक्शन भी देख लो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कैसा है, बिल्कुल सेम है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। यानी यहाँ पे जो ए और बी है वो कैसा वेक्टर है हमारे पास, इक्वल वेक्टर है। इतना क्लियर हो गया होगा ना, ठीक है, ओके। अब जो हमारे पास सेकंड वेक्टर है, तो सेकंड वेक्टर कौन सा है, अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स, तो अनइक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम मान लें एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो अनइक्वल का मतलब है कि वो दो वेक्टर ऐसे हैं जो आपस में इक्वल ही नहीं है। मतलब इक्वल नहीं होने का कहने का मतलब क्या है मेरा, हो सकता है कि मैग्नीट्यूड अलग हो दोनों का, हो सकता है दोनों की डायरेक्शन अलग हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों ही अलग हो, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी अलग हो और दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन भी अलग हो। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, अनइक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि ये मैंने बना दिया वेक्टर ए और ये मैंने बना दिया है वेक्टर बी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, अनइक्वल वेक्टर्स बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी अलग है और दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन भी अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड वेक्टर की, जिसका नाम है पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, तो पैरेलल वेक्टर का मतलब है कि ऐसे दो वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल हो, सिंपल सी बात है, तो उसको हम पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। जैसे मान लो कि ये हो गया पहला वेक्टर वेक्टर ए और ये हो गया दूसरा वेक्टर वेक्टर बी, देखो पैरेलल है ना। तो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा कितना होता है, 0 डिग्री का। एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0 डिग्री। क्या सर इसमें जरूरी है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो, नहीं। पैरेलल वेक्टर में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैसे हो, सेम हो। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। देखो आप, अगर हम इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं तो इक्वल वेक्टर जो होगा वो पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। बात को आप समझ के चलो अच्छे से। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हो गया हमारे पास बच्चों, अगर हमारे पास दो वेक्टर ऐसे हैं जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री है तो उसको हम बोल देंगे पैरेलल वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी है तब भी हम उन दोनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर की। तो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं तो हम देख लेते हैं, इसको भी मैं हटा दे रहा हूं। तो अब हम देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, फोर्थ है हमारा, जैसे एंटी पैरेलल वेक्टर। तो ये है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वेक्टर है हमारा कौन सा, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे एक दूसरे से, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर बोल देंगे। जैसे अगर हमारा एक वेक्टर गया इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर चला गया इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लिए एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे।
क्या सर एंटी पैरेलल वेक्टर में ऐसा जरूरी है कि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो? कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। भाई देखो ऐसा है ना, आपने एक मान लो ये वेक्टर बनाया और एक आपने मान के चलो ये वेक्टर बनाया, तो इसको हम एंटी पैरेलल बोलेंगे ना, तो इसको हम एक नाम और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ऑपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, दोनों के मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल है सेम। देख लो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड यहाँ पे कैसे हैं? सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट है। तो इसको हम बोल सकते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर या फिर ऑपोजिट वेक्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री का। यानी एंटी पैरेलल वेक्टर की अगर हम बात करें तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात में कोई डाउट तो है नहीं? ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वेक्टर की तरफ। तो हमारा हो गया एंटी पैरेलल। अब हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर की। तो कोलिनियर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? फिफ्थ है कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर का मतलब क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, ऐसे वेक्टर जो एक लाइन में हो उसको हम क्या बोल देंगे? कोलिनियर वेक्टर बोल देंगे। एक लाइन का मतलब है एक वेक्टर ऐसा जा रहा है, दूसरा वेक्टर भी ऐसा जा रहा है, तो इसको अगर हमने बोला वेक्टर ए, इसको हमने बोल दिया वेक्टर बी, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर बोलेंगे। और कोलिनियर का मतलब क्या हो जाएगा? एक तरह से देखा जाए तो पैरेलल हो जाएगा, एक ही लाइन में होना चाहिए, है ना। और जब एक ही लाइन में अगर दो वेक्टर बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री नहीं हो जाएगा? आप बता दो। बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे देख लो आप, इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। बच्चों एक बार फिर से देख लो, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? टेल। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हेड। इसका यूज होगा अभी जस्ट आने वाला है, देखते जाओ। तो ये हो गया हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर के बाद हम बात करते हैं कंकरेंट फोर्स की, सॉरी कंकरेंट वेक्टर्स की। तो वो क्या होगा? कंकरेंट वेक्टर्स। तो हमारे पास सिक्स्थ है कंकरेंट वेक्टर्स। अब इसका मतलब क्या होता है भाई? कंकरेंट वेक्टर्स का मतलब क्या होगा? देखो ये जो वेक्टर है ना, इसका ज्यादातर यूज आपको फोर्स में पढ़ने को मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो या दो से ज्यादा फोर्स एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर्स, या फोर्स कह दो। जैसे अगर हम माने कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स यहाँ काम किया F1, यहीं एक फोर्स काम किया F2, यहीं एक फोर्स काम किया F3, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? हमारे पास कंकरेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। यानी इसका वैसे तो ज्यादातर यूज कहाँ होता है? फोर्स के मामले में ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरो वेक्टर की। तो जीरो वेक्टर स्टूडेंट्स क्या होता है? देख लो, जीरो वेक्टर भी आपको बता देता हूं। जीरो वेक्टर्स का मतलब क्या है? देखो वेक्टर के पास क्या होगा? डायरेक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है। मैग्नीट्यूड भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब सर जीरो वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यार देखो नाम से पता चल रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ऑब्वियस सी बात है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0 है। तो ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0। सर अगर मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो फिर डायरेक्शन क्या आएगी? कोई भी डायरेक्शन हो सकती है इसकी, आर्बिट्री डायरेक्शन। क्या लिख सकते हैं? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? कोई भी एक आर्बिट्री डायरेक्शन हो जाएगी जो जीरो वेक्टर होगा। तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा? 0 होगा। उसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। तो जीरो वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? 0 होगा। और इसके बाद डायरेक्शन क्या होगी? कोई भी एक आर्बिट्री डायरेक्शन हो सकती है। अब हमारा जो नेक्स्ट वेक्टर है वो कौन सा है हमारे पास? यूनिट वेक्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का आगे भी यूज होने वाला है बहुत सारा। अब यूनिट वेक्टर होता क्या है वो देख लो आप। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो या यूनिट हो, उसको हम बोल देते हैं यूनिट वेक्टर। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1, या फिर इसको हम बोल सकते हैं यूनिट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इसका ही आगे जाके यूज होना है बहुत सारा। अब किस तरह से यूज होना है वो आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले यूनिट वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं? जैसे अगर मान लो कि कोई एक वेक्टर ए है, तो इसके लिए अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। सर यूनिट वेक्टर का यूज क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई यूज तो होगा। तो यूनिट वेक्टर का यूज होता है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, टू डिटरमाइन द
डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की अगर हमें डायरेक्शन पता करना है तो हम वहां पर यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर जैसे हम आपको बताएं कि 3 एक्सिस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो तीनों एक्सिस पे अलग अलग यूनिट वेक्टर काम करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या होता है, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या होता है, जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या होता है, देख लेते हैं भाई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना, अच्छे से हैशटैग करके लिखो। यूनिट वेक्टर along x axis, यूनिट वेक्टर along x axis, इसको हम डिनोट करते हैं आई कैप से, इसको हम डिनोट करते हैं आई कैप से। सेकंड है हमारे पास यूनिट वेक्टर along y एक्सिस की अगर हम बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं जे कैप से। ये होता है सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, याद रख सकते हो। और थर्ड अगर हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से, ठीक है। तो अब हमारे पास पूरा अगर हम कंप्लीट वेक्टर की बात करते हैं कि सर कंप्लीट वेक्टर बनेगा किस तरह से, जैसे आप बहुत देर से बोल रहे हो वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, इसको अगर हमें तीनों एक्सिस पे दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। देखो अगर कोई वेक्टर ए है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास डायरेक्शन होगी। अरे यार सीधी बात है ना, जब वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी ना। तो जैसे अगर हम मान लें कि कोई एक वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस पे भी उसका कुछ पार्ट है, कुछ शेडो है, कुछ पोर्शन है, वाई एक्सिस पे भी उसका कुछ पार्ट है, कुछ इमेज है, कुछ शेडो है, जेड एक्सिस पे भी उसका कुछ पार्ट है। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लो। तो किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई कैप यानी एक्स एक्सिस पे कितना पोर्शन है उसका, मतलब वेक्टर जो है हमारा उसका आई कैप पे कितना पोर्शन है, एक्स एक्सिस पे कितना पार्ट है ए एक्स, वाई एक्सिस पे कितना पार्ट है उसका ए वाई, जेड एक्सिस पे उसका कितना पार्ट है ए जेड। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है सर वेक्टर तो रिप्रेजेंट हो गया, अभी तो आप ओरल बताया जा रहे हो कि मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऊपर से एरो हटा दो, 2 डंडे खींच दो। लेकिन अगर न्यूमेरिकली अगर बात आती है कि न्यूमेरिकली हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो न्यूमेरिकली अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो या तो उसको ऐसे लिखो आप, या फिर उसको सिर्फ ए लिखो। तो कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ क्या लगाएंगे, अंडर रूट। अभी इस फॉर्मूले को प्रूव भी किया जाएगा आगे। अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है देखो पर्पल से लिखा है ए एक्स, तो इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, प्लस बात आती है जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर की तो ए वाई का स्क्वायर, बात आती है के कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर की तो ए जेड का स्क्वायर। तो बच्चों ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है ये किस चीज का फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और पूरे पे लगाएंगे एक अंडर रूट, उसको हम सॉल्व करेंगे जिससे हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। देख लेते हैं एक सिंपल सा इस पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, वैसे तो बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन तब भी मैं बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिंपल सा है बिल्कुल। इसमें देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे अगर हमारे पास लिख के आए क्वेश्चन है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, सर मैग्नीट्यूड निकालो इसका। तो कैसे निकालेंगे, रिप्रेजेंट आप ऐसे करो या फिर आप सिर्फ ए लिख दो। क्या करोगे, अंडर रूट लगाओगे। अब क्या करोगे, आई कैप का कोफिशिएंट ढूंढोगे, मिल गया 2 का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, प्लस अब बात आती है जे कैप के कोफिशिएंट की। तो जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 3 है, प्लस 3 नहीं है। आप देखो अगर इस वेक्टर को यहां से आप कंपेयर करते हो तो यहां सबके बीच में प्लस है लेकिन इसमें माइनस आ रहा है तो माइनस जो है वो कोफिशिएंट में जाएगा, तो -3 का स्क्वायर। इसके बाद क्या हो जाएगा, के कैप का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 5 है तो आप 5 का स्क्वायर करेंगे, इस तरह से आ गया। इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ चुका है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस
5 का स्क्वायर 25, ऐड कर लो जो भी आ जाए वही अपना आंसर हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्या सर यूनिवर्स में कोई वेक्टर ऐसा पॉसिबल है जिसका मैग्नीट्यूड 0 आ जाए? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि सर देखो ना, सब जगह प्लस हो रहा है तो ये कभी कैंसिल वैंसिल तो होगा नहीं, तो फिर जीरो वेक्टर का लॉजिक क्या है? तो अब आपके दिमाग में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, तो यूनिवर्स में एक इकलौता वेक्टर ऐसा मौजूद है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा? 0 होगा, और उसके पास एक आर्बिट्री डायरेक्शन होगी। वो वेक्टर कौन सा होगा? देखो मैं बता दे रहा हूं। वेक्टर ए इज इक्वल टू होगा 0 i कैप 0 j कैप प्लस 0 k कैप। अब आप इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो जो मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 0 ही आएगा। देख लो कैसे, देखो ऐसे तो निकालते हैं ना मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 0 स्क्वायर, जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 0 स्क्वायर, के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 0 स्क्वायर। आपने सॉल्व किया, क्या मिला हमें? 0 मिला। तो यूनिवर्स में केवल यही एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा? 0 होगा। अब आप उपाय देखो, मान के चलो, आप जे कैप हटा दो, के कैप हटा दो, तो सर 0 आई कैप भी तो एक वेक्टर बन गया। अरे बात तो वही है ना, कॉफिशिएंट जब तक 0 रहेंगे, सारे के सारे 3 कॉफिशिएंट होते हैं, एक आई कैप का, जे कैप का, के कैप का। अगर तीनों कॉफिशिएंट कितने हैं? 0 हैं, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा, और उसके पास कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, या जिसको हम बोल सकते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी। इतनी बात क्लियर हो गई ना सबको? ओके। अब हम बात करते हैं किसी भी वेक्टर में, जैसे 2 वेक्टर है हमारे पास, तो 2 वेक्टर के बीच का अगर हमें एंगल निकालना आ जाए, है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, तो आप कैसे निकालेंगे? अरे सर ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, देख लो अभी पता चल जाएगा कितना सिंपल है, कैसा है देख लो। यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ, ये नोट करना अच्छे से हैशटैग करके, कोएफिशिएंट सॉरी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालने की। तो लिखते हैं हेडिंग से एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स की, यानी 2 वेक्टर के बीच का अगर हमें एंगल निकालना है तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखो कुछ एग्जांपल से बताता हूं, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, बस एग्जांपल से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद सिर्फ एक चीज रखना है, एरो से एरो, सॉरी हेड से हेड मिला होना चाहिए, टेल से टेल मिला होना चाहिए, टेल से टेल मिला, वही वाला काम। तो टेल से टेल या फिर हेड से हेड, बस आपको याद रखना है, टेल से टेल मिला हो या फिर हेड से हेड मिला हो, एंगल निकाल देंगे, आ जाएगा आंसर। कैसे? देखो, जैसे एक मान लिया एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एंगल यहाँ पे मैंने बोला 90 है, आपसे पूछा गया वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल, अरे सर आपने ही बता दिया, मैं क्या बताऊं? अरे तुम बताओ। देखो टेल से टेल मिला होना चाहिए, पहले वेक्टर का टेल यहाँ पे है, बिल्कुल है, दूसरे वेक्टर का टेल भी यहाँ पे है, बिल्कुल है, तो टेल से टेल मिला है दोनों वेक्टर का। तो यहाँ पे अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल की हम बात करते हैं तो 90 है। सर इसमें नया क्या बताया? ये तो दिखाई दे रहा था 90 है। अच्छा अब बताओ जरा, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये एंगल है 60, ये मान लो वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है। अब बताओ जरा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होगा? अब निकाल के देख लो। तो अब आप बोलोगे वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल 60 है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टेल से टेल और हेड से हेड नहीं मिला। आपको टेल से टेल मिलाओ या फिर हेड से हेड मिलाओ, कैसे मिलाएंगे? हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करा सकते हैं। देखो कैसा होता है, जैसे अगर एक ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में अगर इस पॉइंट पे कोई फोर्स लगा, मान लो 5 न्यूटन लगा, तो इस फोर्स को आप यहाँ पे शिफ्ट पैरेलली करा सकते हो। ऐसा नहीं करना लेकिन कि फोर्स लगा था एक ऑब्जेक्ट पे, आपने शिफ्ट कराया, फोर्स पहुंच गया दूसरी ऑब्जेक्ट पे, वो चीज गलत हो जाएगी यार, ठीक है। तो आपको अगर किसी वेक्टर को शिफ्ट कराना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो वेक्टर उसी पे काम कर रहा हो, उसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो यहां हम बात करते हैं, तो हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करा सकते हैं। तो जैसे वेक्टर ए ये बना हुआ था, तो इसको जब हम आगे पैरेलल शिफ्ट कराएंगे तो ऐसे ही तो कराएंगे। देखो ये करा दिया, देखो इस पैरेलल शिफ्ट करा दिया इस वेक्टर को, ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए, ठीक है। और ये है हमारे पास वेक्टर बी, अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना हो जाएगा? फिर 120 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आप देखोगे जो वेक्टर ए है, अब उसका टेल यहाँ पे है ना,
और जो वेक्टर बी है उसका भी टेल यहाँ पे है, तो देखो दोनों के टेल से टेल मिले हैं, तो एंगल दोनों वेक्टर के बीच का कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, इसमें देखो याद रखने वाली चीज कौन सी है, दो वेक्टर के बीच का जब भी हम एंगल फाइंड करेंगे तो एंगल 0 डिग्री और 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमें स्मॉलर एंगल लेना है। याद रखना आप कैसे, सर यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल आप बोल रहे हो 90 है, लेकिन सर ये भी तो देखो आप, ये एंगल कितना बन रहा है, ये कितना एंगल बन रहा है, 270 का बन रहा है ना, लेकिन इस एंगल को हमें नहीं इंक्लूड करना है, हमें एंगल कौन सा लेना है, क्या बताया, एंगल शुड बी इन बिटवीन 0 डिग्री और 180 डिग्री। एंगल जो है या तो वो 0 डिग्री के इक्वल हो या उससे बड़ा हो, या फिर 180 डिग्री से छोटा हो या उससे बड़ा हो। यानी अगर हम बात करें दो एंगल जैसे हमें मिलते हैं, एक यहाँ पे 90 का मिला और एक 270 का मिला, तो इनमें से दोनों ही सही हैं, लेकिन हमें लेना कौन सा अपनी कैलकुलेशन में 90 वाला, यानी हमें लेना है स्मॉलर एंगल। याद रखोगे ना, एंगल कौन सा लोगे, जो 0 से 180 के बीच में आएगा, वो एंगल हमें लेके यहाँ पे चलना है। ठीक है ना बच्चों, ओके। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब इसमें जो आगे के टॉपिक्स है, जैसे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, एडिशन जो हम करते हैं वेक्टर का वो क्या होता है, या जो भी आगे के आने वाले टॉपिक है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।